नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं उदयवीर सिंह मावी आपका स्वागत करता हूं यूवी केमिस्ट्री पर। और डियर फ्रेंड, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री यूनिट नंबर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट 4। डियर फ्रेंड, पहले पार्ट 3 में हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, नस्ट इक्वेशन एंड इट्स एप्लीकेशन। और आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट नंबर 4 में कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी। हम इन दो टॉपिक्स को यहां कवर करेंगे और आफ्टर दैट वी विल टॉक अबाउट द कोलरॉस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। तो डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें समझना होगा कंडक्टेंस की डेफिनेशन। क्या है कंडक्टेंस? कंडक्टेंस समझने के लिए हमें सबसे पहले जाना होगा रेजिस्टेंस को समझने के लिए। डियर फ्रेंड, आपने क्लास 10th के फिजिक्स में और क्लास 12th में भी फिजिक्स में हम रेजिस्टेंस पढ़ते हैं, लेकिन क्योंकि हम यहाँ केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के जब टॉपिक पढ़ते हैं तो हम वहाँ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस पढ़ते हैं और फिजिक्स में हम मेटेलिक कंडक्टर्स पढ़ते हैं। तो मेटेलिक कंडक्टर्स का रेजिस्टेंस अलग तरीके से कैलकुलेट होता है और इलेक्ट्रोलाइटिक का अलग तरीके से होता है। तो आज हम बात करेंगे रेजिस्टेंस से, क्योंकि रेजिस्टेंस वो फैक्टर होता है जो इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को अपोज करता है, व्हाइल द कंडक्टेंस सपोर्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इन सभी चीजों को पढ़ने के लिए सिर्फ एक जो बेसिक चीज समझनी है वो हमें समझना है रेजिस्टेंस को। डियर फ्रेंड, रेजिस्टेंस को सबसे पहले बताया था ओम्स लॉ ने। तो हम यहां पढ़ने वाले क्या क्या है ये देख लेंगे आप एक बार। हम कंडक्टर्स पढ़ चुके हैं, स्ट्रॉन्ग, वीक इलेक्ट्रोलाइट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। रेजिस्टेंस से आज हम शुरुआत करेंगे। डियर फ्रेंड, सबसे पहले हम बात करेंगे ओम्स लॉ की। ओम्स लॉ ये कहता था जो पोटेंशियल होता है V वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I के, V प्रोपोर्शनल टू I के, और V इज इक्वल टू RI, वेयर R इज ए कांस्टेंट कॉल्ड रेजिस्टेंस। तो अगर हमें रेजिस्टेंस पता चल जाता है तो रेजिस्टेंस फाइंड करने के बाद हम चारों चीजें रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी चारों क्वांटिटीज को फाइंड आउट कर लेंगे। तो सबसे पहले हमें रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए समझना होगा ओम्स लॉ को, V इज इक्वल टू IR एंड R इज इक्वल टू V अपॉन I। तो अकॉर्डिंग टू दिस जो रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। लेंथ जो कंडक्टर की होता है उसके रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एंड R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। देन R इज इक्वल टू रो L बाई A के, वेयर रो इज द रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। R की यूनिट ओम होती है। अब हम जब किसी कंडक्टर के लिए, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर के लिए जब रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं तो हम यूज करते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज का। व्हीटस्टोन ब्रिज में 4 रेजिस्टेंस होते हैं, P, Q, R और S। ये चारों P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S होता है। जब हम गैल्वेनोमीटर उसके अंदर लगाते हैं तो एक अननोन रेजिस्टेंस यहां ऐड कर देते हैं। इस अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को हमें फाइंड करना होता है। हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जब इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स का अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे तो हम उसमें इलेक्ट्रोलाइट जो सॉल्यूशन होगा उसको कंडक्टिंग ट्यूब में या कंडक्टिंग सेल में भर देंगे और इसको कनेक्ट करेंगे अननोन रेजिस्टेंस की जगह पर, यहां पर। तो हम यहां से फाइंड कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज रेजिस्टेंस। और आफ्टर नोइंग द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस उसके बाद हम फाइंड करेंगे रेजिस्टिविटी। R इज इक्वल टू रो L बाई A से, रो इज इक्वल टू R A अपॉन L। तो रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, तो रेजिस्टिविटी की यूनिट होगी ओम इंटू मीटर। इसके बाद दोबारा से मैं एक बार आपको रिमाइंड करा देता हूं, टोटल हमें कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी में 4 ऑब्जेक्ट्स को पढ़ना है, R, रो, C और कप्पा। चारों की चारों फाइंड होंगी रेजिस्टेंस से। रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट सबसे पहले एक्सप्लेन किया गया था ओम्स लॉ से। हम इसको, और जो रेजिस्टेंस होता है R वो प्रोपोर्शनल टू होता है L अपॉन A के,
R इज इक्वल टू रो L बाई ए के, और रेजिस्टेंस को हम फाइंड करते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज से। उसके बाद रेजिस्टेंस से ही हम फाइंड करते हैं रेजिस्टिविटी। अब रेजिस्टिविटी फाइंड करने के लिए अगर L 1 मीटर है और A जो है 1 मीटर स्क्वायर है, तो R इज इक्वल टू रो के होगा, तो हम इसे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहेंगे रेजिस्टिविटी को। The resistance of a conductor having unit length and unit area of cross section is called specific resistance. और रेजिस्टेंस का जो रेसिप्रोकल होता है वो कहलाता है कंडक्टेंस, और C और G से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं, इज इक्वल टू 1 अपॉन R। जो कंडक्टेंस होता है वो अलग अलग मटेरियल्स का अलग अलग होता है, वो 3-4 चीजों पर डिपेंड करता है, मैं अभी डिस्कस करूंगा आपके साथ। तो C और G इज इक्वल टू 1 अपॉन R के, तो हम R की वैल्यू रखेंगे रो L बाई ए, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन रो A अपॉन L। अब 1 अपॉन रो जो है वो कप्पा के बराबर है, तो C जो होगा इज इक्वल टू हो जाएगा कप्पा इंटू A बाई एल, या L अपॉन A होता है सेल कांस्टेंट, तो हमारा रहेगा जो कंडक्टेंस है C इंटू L बाई ए इज इक्वल टू कप्पा। इस फॉर्मूले को आप याद रखेंगे, आगे मैं इनके एप्लीकेशंस आपको बताऊंगा। तो डियर फ्रेंड, रो जो होगा कंडक्टेंस रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज इक्वल टू आर ए बाई एल, और जब हम आर ए बाई एल फाइंड करेंगे तो R जो होगा वो हो जाएगा सेल कांस्टेंट, इधर सेल कांस्टेंट L बाई ए इंटू रेजिस्टिविटी के, रेजिस्टिविटी रो होती है, और इसकी जो यूनिट होगी रेजिस्टिविटी की वो होगी ओम इंटू मीटर। तो जो कप्पा होगा वो रेसिप्रोकल होता है रेजिस्टिविटी का, तो कप्पा इज इक्वल टू 1 अपॉन रो के, और जो रो होता है वो R A बाई एल होता है, तो कप्पा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन R इंटू L बाई ए, और 1 अपॉन R होता है कंडक्टेंस के बराबर, तो कप्पा इज इक्वल टू हो जाएगा कंडक्टेंस इंटू सेल कांस्टेंट। ये फॉर्मूले आप याद रखेंगे क्योंकि इनसे कई सारे ना क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो इसकी यूनिट होगी ओम इनवर्स मीटर इनवर्स और साइमंस मीटर इनवर्स। कप्पा इंटू R जो होगा वो सेल कांस्टेंट होगा, कप्पा इंटू R, इसको R को इधर ले जाएंगे इसी फॉर्मूले के अंदर, कोई भी फॉर्मूला बाहर से नहीं है। कप्पा इज इक्वल टू 1 अपॉन R इंटू L बाई ए, तो कप्पा इंटू R इज इक्वल टू L बाई ए, तो कप्पा इंटू R इज इक्वल टू सेल कांस्टेंट। तो अगर हम एक ही ट्यूब के अंदर 2 डिफरेंट सॉल्यूशंस फिल करते हैं एक ही कंडक्टिंग सेल के अंदर, तो कप्पा 1 R1 इज इक्वल टू हो जाएगा कप्पा 2 R2। इससे कई सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अगर हम कंडक्टिंग सेल नहीं बदलते तो उसका L बाई ए कॉन्स्टेंट रहता है, सेम रहता है, और जो सेल कांस्टेंट होता है वो होता है कप्पा इंटू आर के। इसी तरह कप्पा अपॉन सी, क्योंकि जो आर होता है वो 1 अपॉन सी के बराबर होता है, तो कप्पा अपॉन सी इज इक्वल टू सेल कांस्टेंट, तो कप्पा 1 अपॉन C1 इज इक्वल टू कप्पा 2 अपॉन C2 होगा। तो यहां से फाइंड ये चारों चीजें हो जाएंगी, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी। अब अगर हम किसी सॉल्यूशन के लिए स्टडी करते हैं इसको, तो सॉल्यूशन के लिए जो लैम्डा एम होगा उसको हम मोलर कंडक्टिविटी कहेंगे, क्योंकि सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन पर ये डिपेंड करता है। तो लैम्डा एम इज इक्वल टू हो जाएगा 1000 कप्पा अपॉन एम। ये जो 1000 हमने यूज किया है ये सिर्फ इसलिए यूज किया है कि हम यहाँ कप्पा की यूनिट जो यूज कर रहे थे वो ओम इंटू मीटर कर रहे थे, और 1 मीटर बराबर 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर होते हैं, तो मोलरिटी की यूनिट लीटर में होती है। तो लीटर और मीटर की यूनिट को सेम करने के लिए हमने यहाँ 1000 का मल्टीप्लाई कर दिया है, अदरवाइज लैम्डा एम इज इक्वल टू कप्पा अपॉन एम होता है। तो इसकी जो यूनिट रहेगी मोलर कंडक्टिविटी की वो रहेगी साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, और अगर हम इसको मीटर में लिखना चाहते हैं तो इसकी यूनिट रहेगी 1 साइमन्स मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स इज इक्वल टू 10 की पावर 4 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, या
10⁻⁴ साइमन्स मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स इज इक्वल टू साइमन्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स रहेगी। डियर फ्रेंड, इस फॉर्मूले से ये दिखता है जो मोलर कंडक्टिविटी है लैम्डा एम वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कप्पा के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है मोलरिटी के। कंसेंट्रेशन बढ़ाने पर मोलर कंडक्टेंस डिक्रीज हो जाएगा। मैं बताऊंगा ये किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगी। अगर हम मोलरिटी की जगह नॉर्मलिटी यूज करते हैं तो लैम्डा एन हो जाएगा, वो हो जाएगा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और ये होता है 1000 कप्पा अपॉन एन। और डियर फ्रेंड, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू होता है मोलरिटी इनटू वैलेंस फैक्टर। तो नॉर्मलिटी की जगह पर हम ये रख देंगे, तो जो लैम्डा एन होगा वो होगा लैम्डा एम अपॉन वैलेंस फैक्टर, या अगर हम मोलर कंडक्टेंस देखें लैम्डा एम तो लैम्डा एम इज इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा एन इंटू वैलेंस फैक्टर के। तो हम यहां से मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को फाइंड कर लेंगे। अब अगर हम बात करते हैं कौन कौन से फैक्टर इसको अफेक्ट करते हैं, तो डियर फ्रेंड सबसे पहले जो अफेक्ट करेगा इसका पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट अफेक्ट करेगा। अगर सॉल्वेंट पोलर है नेचर में और उसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा है तो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट से ज्यादा आयोनाइजेशन होता है और जितने ज्यादा आयंस होंगे मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जितनी ज्यादा होगी उतना उसका कंडक्टेंस ज्यादा होगा। कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी इन दो वर्ड्स में आपको कंफ्यूज नहीं होना। कंडक्टिविटी डिपेंड करेगी आयंस पर यूनिट वॉल्यूम पर और कंडक्टेंस डिपेंड करेगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पर। मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा। सेकंड जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा इंटर आयनिक इंटरेक्शन। अगर उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है तो आयनाइजेशन कम होगा और अगर आयनाइजेशन कम हुआ तो कंडक्टेंस कम होगा। तीसरा है टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाने पर काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है और जैसे ही काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है विस्कोसिटी कम हो जाती है और विस्कोसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कंडक्टेंस, तो कंडक्टेंस टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ जाएगा। डियर फ्रेंड, नेक्स्ट इफेक्ट है हमारा कंसंट्रेशन का और कंसंट्रेशन के इफेक्ट को एक्सप्लेन किया गया था डीबाई-हकल-ऑनसागर इक्वेशन से। और कंडक्टिविटी जो होगी वो इंक्रीज होगी कंसंट्रेशन के साथ और डिक्रीज होगी डाइल्यूशन के साथ। कंडक्टिविटी इंक्रीज विद कंसंट्रेशन एंड डिक्रीज विद डाइल्यूशन। जो कंडक्टिविटी का इफेक्ट है उसके अपोजिट इफेक्ट होगा कंडक्टेंस का। इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं आपको। आप ऐसे देखेंगे कंडक्टिविटी होती है कप्पा और मैंने अभी आपको फॉर्मूला दिया था लैम्डा एम इज इक्वल टू 1000 कप्पा अपॉन एम के। तो ये है मोलर कंडक्टेंस। तो जैसे हम मोलरिटी बढ़ाएंगे मतलब कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो लैम्डा एम घट जाएगा क्योंकि ये डिपेंड करता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पर और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कंसंट्रेशन बढ़ाने पर घटती है। तो कंडक्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाइल्यूशन कंडक्टेंस। अब कंडक्टिविटी का इफेक्ट इसके जस्ट अपोजिट है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कंसंट्रेशन के कप्पा और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है डाइल्यूशन के। तो आप इसको ऐसे समझेंगे, कप्पा है कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम के। क्योंकि जैसे ही वॉल्यूम बढ़ता है पर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ आयंस कम हो जाते हैं, तो कंडक्टिविटी डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ आयंस इन पर यूनिट वॉल्यूम। तो कंडक्टिविटी डिक्रीज विद इंक्रीज इन डाइल्यूशन एंड इंक्रीज विद इंक्रीज इन कंसंट्रेशन। और इसके जस्ट अपोजिट होता है कंडक्टेंस, जिसे मोलर कंडक्टिविटी हम कहते हैं। मोलर कंडक्टेंस वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डाइल्यूशन के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन के, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। और ओस्टवाल्ड लॉ के अकॉर्डिंग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ जाती थी डाइल्यूशन बढ़ाने पर। अब हम डीबाई-हैकल-ऑनसागर इक्वेशन देखेंगे। लैम्डा एम जो कंडक्टेंस है हमारा इज इक्वल टू लैम्डा एक्स एम बी अंडर रूट सी। तो ये रूट सी पर डिपेंड करती है। लैम्डा एम मोलर कंडक्टेंस है,
लैम्डा इन्फिनिटी मोलर कंडक्टेंस इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर है। इनफाइनाइट डाइल्यूशन हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मैक्सिमम होती है और मैक्सिमम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के केस में हाईएस्ट कंडक्टेंस होती है, सी कंसंट्रेशन। तो डियर फ्रेंड, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए जैसे जैसे हम कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं कंडक्टेंस घटता जाता है। कंसंट्रेशन बढ़ाने पर कंडक्टेंस घटता है बहुत ज्यादा वीक इलेक्ट्रोलाइट का, और जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उन पर बहुत ज्यादा फर्क नहीं आता क्योंकि वो इजीली ब्रेक हो जाते हैं। तो ये है इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन कंडक्टिविटी एंड कंडक्टेंस। तो कंसंट्रेशन और डाइल्यूशन के इफेक्ट हैं, इसके कई क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। डियर फ्रेंड, अब इसमें वीक इलेक्ट्रोलाइट की तो इजीली कैलकुलेट नहीं होती क्योंकि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर होती है, और अगर हम इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर ये लॉ लगाते हैं लैम्डा m इज इक्वल टू 1000 कप्पा अपॉन m, अब m कैसी हो जाएगी 0, तो लैम्डा जो m आएगा वो इनफाइनाइट आएगा, विच इज नॉट पॉसिबल फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। इसके लिए दिया गया कोलरॉस लॉ, और कोलरॉस लॉ मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अब ये कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं। व्हाई डज कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीज विद डाइल्यूशन? कंडक्टिविटी कप्पा, मैंने बताया था कप्पा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलरिटी और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डाइल्यूशन के होती है। मैंने बताया था कि इट डिपेंड्स ऑन आयंस पर यूनिट वॉल्यूम, तो जैसे जैसे डाइल्यूशन बढ़ाएंगे आयंस पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ते जाएंगे और कंडक्टिविटी घट जाएगी। सजेस्ट द वे टू डिटरमाइन लैम्डा इन्फिनिटी m वैल्यू ऑफ वाटर। ये कोलरॉस लॉ से एक्सप्लेन होगा, मैं इसको बाद में आपके डिस्कस करूंगा। कोलरॉस लॉ के बाद इस क्वेश्चन पर आप गौर करेंगे, जो कंडक्टिविटी होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलरिटी और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डाइल्यूशन के, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ आयंस। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मोलर कंडक्टिविटी, ये कंसंट्रेशन दी हुई है 0.025 m, मेथोनाइक एसिड इज दिस, तो लैम्डा m गिवन है, कंसंट्रेशन गिवन है, कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये अल्फा निकालना है, ये भी निकलेगा हमारा कोलरॉस लॉ के बाद में, नेक्स्ट में इसको डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट डियर फ्रेंड, डिफाइन कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, डिस्कस देयर वेरिएशन विद कंसंट्रेशन। तो आपको एक्सप्लेन करना है कप्पा। कप्पा इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, और इसको एक्सप्लेन किया था हमने रेजिस्टिविटी को, ये 1 यूनिट लेंथ और 1 यूनिट एरिया का जो रेजिस्टेंस होता है उसी का रेसिप्रोकल होता है कंडक्टिविटी। और मोलर कंडक्टिविटी होती है 1 मोलर सॉल्यूशन, कप्पा अपॉन m होती है, अगर m की वैल्यू 1 हो तो वही कप्पा कहलाती है हमारी मोलर कंडक्टिविटी। अब इसका कंसंट्रेशन के साथ वेरिएशन मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, जो कंडक्टिविटी होती है वो कंसंट्रेशन के साथ घटती है, वीक इलेक्ट्रोलाइट की स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पर कोई फर्क नहीं पड़ता। कप्पा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मोलरिटी के, और कंडक्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है मोलरिटी के। द कंडक्टिविटी ऑफ 0.20 m सॉल्यूशन ऑफ KCl इज 0.0248 Simon सेंटीमीटर इनवर्स। कैलकुलेट मोलर कंडक्टिविटी, तो मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा m इज इक्वल टू 1000 इंटू कप्पा 0.0248 अपॉन m, इससे फाइंड हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारा द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टिंग सेल, ये 0.001 KCl है, 1500 ओम है। व्हाट इज द सेल कांस्टेंट? L/A निकालना है इसमें, और इसमें हमें दे रखी है कंडक्टिविटी। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो L/A के, 1 अपॉन रो इज इक्वल टू कंडक्टिविटी। तो हम यहां पर फाइंड करना है हमें L/A, तो ये नीचे आ जाएगा, R अपॉन रो इज इक्वल टू L/A, ये फॉर्मूला होगा। बाकी आप ये क्वेश्चन 2 रह जाएंगे, ये हम कोलरॉस लॉ के बाद करेंगे। सो डियर फ्रेंड, दिस इज ऑल अबाउट द कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, एंड फैक्टर अफेक्ट द कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट
और नेक्स्ट में वी विल टॉक अबाउट द कॉलरॉस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन. थैंक यू एंड हैव ए गुड डे.